Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Education channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. बायो में चैप्टर नंबर 1 नाम है इसका गैसेस एक्सचेंज। आज के लेक्चर में इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो इस चैप्टर का पहला एमसीक्यूज हमारे सामने है, द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व। इंसानों में जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस जो होता है रिस्पायरेशन का, उसमें क्या कौन कौन से प्रोसेस शामिल होते हैं? ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज, सेलुलर रिस्पायरेशन या ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों। तो इंसानों के जो प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन है उसमें ये तीनों शामिल होते हैं। वो पहले ब्रीथिंग करते हैं, हवा को अंदर लेकर आते हैं। फिर गैस एक्सचेंज होता है हवा और ब्लड के दरमियान। फिर ब्लड की जो गैस होती है वो सेल्स तक पहुंचती है, सेल्स में सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि इंसानों में, ह्यूमन में प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन जो है उसमें ये तीनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व एंजाइम एक्टिविटी। ये जो आपको नीचे ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, ए रिस्पायरेशन, बी गैसेस एक्सचेंज, सी ब्रीथिंग या डी नन ऑफ दीज। इनमें से किस प्रोसेस में एंजाइम्स की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है? अब ये भी हमने पढ़ा है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल जो प्रोसेस होते हैं उनमें एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी जिन प्रोसेस में कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है। अब ये जो ब्रीथिंग है और गैसेस एक्सचेंज है, ये तो सिंपल से मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी इन दोनों प्रोसेस में सिर्फ मूवमेंट हो रही है। ब्रीथिंग में एयर जो है वो बस अंदर आ रही है या फिर अंदर से बाहर जा रही है। सिमिलरली जो गैसेस एक्सचेंज है उसमें जो गैसेस है वो मूव हो रही हैं एयर से ब्लड में या ब्लड से मूव हो रही हैं एयर में। तो ये जो ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज है ये सिर्फ मूवमेंट वाले प्रोसेस हैं, इनमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को हम बायोमैकेनिकल प्रोसेस कहते हैं, जिनमें सिर्फ मूवमेंट हो रही हो। तो ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, इनमें कोई एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि ये जो रिस्पायरेशन है, यानी ये सेलुलर रिस्पायरेशन है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। बायोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिनमें केमिकल चेंज हो रहा होता है, यानी कोई कंपाउंड होगा वो चेंज होकर किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होगा। केमिकल चेंज जिन प्रोसेस में होता है उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। और जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं जिनमें केमिकल कंपाउंड्स तब्दील हो रहे होते हैं, उनके अंदर एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। तो याद रखिएगा, जिन प्रोसेस में सिर्फ मूवमेंट हो रही होगी बायोमैकेनिकल प्रोसेस कहलाएंगे, और जिन प्रोसेस में कोई कंपाउंड तब्दील होकर कोई दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होगा, बायोकेमिकल प्रोसेस कहलाएंगे। जो बायोमैकेनिकल प्रोसेस होते हैं उनमें एंजाइम्स एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती, ना एंजाइम्स होते हैं ना एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और जो बायोकेमिकल प्रोसेस हैं उनमें एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। ये जो केमिकल कंपाउंड तब्दील होकर दूसरे केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो ये एंजाइम्स की वजह से हो रहा होता है। सो इन चारों ऑप्शन में जो ए है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है, यानी रिस्पायरेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। वो प्रोसेस, वो अमल जिसके अंदर हवा जिस्म के अंदर आ रही हो या जिस्म में से बाहर जा रही हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग या नन ऑफ दीज। तो वो प्रोसेस ब्रीथिंग कहलाता है, वेंटिलेशन भी कहा जाता है। ऑप्शन सी ब्रीथिंग। अगला एमसीक्यू हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोमैकेनिकल प्रोसेस। अब ये वही आ गई बात, कौन सा प्रोसेस जो है वो बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। बायो मतलब जानदार में हो रहा होगा, और मैकेनिकल का मतलब उसमें कोई चीज़ मूव हो रही होगी। तो बायोमैकेनिकल प्रोसेस कौन सा है? ब्रीथिंग, गैसेस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन या बोथ ए एंड बी, यानी ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी, यानी ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज। अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों बायोमैकेनिकल प्रोसेस, इन दोनों में जानदारों में हो रहे होते हैं और मूवमेंट हो रही होती है, कोई एंजाइम एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती। जबकि सी जो है रिस्पायरेशन, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो बायोमैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज, रिस्पायरेटरी सरफेस पजेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी। रिस्पायरेटरी सरफेस में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ए थिन एंड वेट, दूसरी परमिएबल, सी वेरी लार्ज या डी ऑल ऑफ दीज।
तो रिस्पायरेटरी सरफेस हमने पढ़ा इस चैप्टर में, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी कि वो थिन होनी चाहिए, वेट होनी चाहिए, परमिएबल होनी चाहिए और उसका जो सरफेस एरिया है वो बड़ा होना चाहिए। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ये सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सचेंज गैसेस विद। इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो पानी के जानदार होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज किस चीज़ के साथ करते हैं? पानी के साथ करते हैं, एयर के साथ, दोनों के साथ, या नन ऑफ दिस। तो गैसेस एक्सचेंज जो होता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, यानी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पायरेटरी मीडियम है वो वाटर होता है, पानी के साथ वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, लिहाजा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का गैस एक्सचेंज हो रहा है विद वाटर, वाटर के साथ। नेक्स्ट एमसीक्यूज, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज द रिस्पायरेटरी सरफेस। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल वाले जो जानदार होते हैं, एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होती है? ये कहाँ से गैस एक्सचेंज करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम का जो ऑर्गेनल है वहाँ से, न्यूक्लियस नाम का जो ऑर्गेनल है वहाँ से, साइटोप्लाज्म से, या जो उनकी सेल मेम्ब्रेन जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं उधर से हो रहा है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक तरफ जो है वो इक्वेटिक पानी होता है, क्योंकि ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इक्वेटिक होते हैं, लिहाजा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके एक तरफ वाटर है और दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में एक गैस होती है, वाटर में दूसरी गैस होती है। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फिर ये गैस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन। इंसानों में जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो क्या है? नॉस्ट्रिल्स, ब्रोंकियोल्स, एल्विलाई या ट्रैकिया। ये तो हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ा है कि इंसानों के अंदर जो एयर है पूरे रिस्पायरेटरी सिस्टम से होती हुई आखिर में एल्विलाई में आ जाती है, और एल्विलाई के बाहर होती हैं ब्लड कैपिलरीज जिसमें ब्लड होता है, और फिर एल्विलाई से गैस एक्सचेंज हो रही होती है। सो इंसानों में जो रिस्पायरेटरी सरफेस हुआ वो हुआ एल्विलाई। नेक्स्ट एमसीक्यूज, द अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन एयर इज। हवा में ऑक्सीजन की मिकदार, हवा में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होता है? 5%, 10%, 21% या 50%। ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि हवा और पानी में से कौन सा रिस्पायरेटरी मीडियम अच्छा है, तो मैंने जवाब दिया था एयर। वाई? बिकॉज एयर में 21% ऑक्सीजन होती है जबकि पानी में 5% होती है। तो एयर में ऑक्सीजन की मिकदार 21% है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसी तरह का है कि आपको बताना है कि अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इन वाटर इज अबाउट, यानी कि पानी में ऑक्सीजन की मिकदार कितनी है? 5%, 10%, 21% या 50%। करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर है ए, 5%। अगला एमसीक्यूज, विच रिस्पायरेटरी मीडियम इज बेटर। रिस्पायरेटरी मीडियम कौन सा वाला अच्छा है? दो रिस्पायरेटरी मीडियम होते हैं, एयर या वाटर। तो क्या ये दोनों अच्छे हैं या फिर इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है? तो इसका जवाब है एयर। एयर इज बेटर रिस्पायरेटरी मीडियम क्योंकि उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। जो आपको नीचे प्रोसेस दिए जा रहे हैं उनमें से कौन सा प्रोसेस कैटाबॉलिक है? अब देखें, मैंने आपको बायोमैकेनिकल भी बता दिया, यानी ऐसे प्रोसेस जिनमें सिर्फ मूवमेंट हो रही हो, कोई केमिकल चेंज ना होगा। और एक होते हैं जी बायोकेमिकल प्रोसेस, जिनके अंदर केमिकल चेंज हो रहा होता है, इंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और इंजाइम्स की मदद से कोई एक कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा होता है, उनको हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस। अब ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं ये दो तरह के होते हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक में जो हमारा कंपाउंड होता है वो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में टूट रहा होता है, ब्रेक डाउन हो रहा होता है, और एनाबॉलिक प्रोसेस में एंजाइम्स की मदद से कुछ कंपाउंड्स आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं। यानी कैटाबॉलिक एक तोड़ने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस है और एनाबॉलिक एक जोड़ने वाला बायोकेमिकल प्रोसेस। और एग्जाम्पल देते हैं कि सपोज करें अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंजाइम की मदद से ये दोनों मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं जी दो कंपाउंड आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बन रहा है, तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। और अगर हम देखते हैं जी कि वाटर है, H2O वाटर, एंजाइम की मदद से ये वाटर ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गए, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि इसमें कंपाउंड टूटा है।
तो हमें बताना है कि कैटाबॉलिक प्रोसेस कौन सा है, रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग या फोटोसिंथेसिस। अब इन चार ऑप्शंस में जो गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग है वो तो केमिकल प्रोसेस ही नहीं है, वो तो बायोमैकेनिकल प्रोसेस है। बचे हमारे पास दो, रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि उसमें दो छोटे छोटे कंपाउंड होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये दोनों मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाते हैं ग्लूकोज, तो वो एनाबॉलिक हो गया। जबकि रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक है क्योंकि उसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज C6H12O6, और रिस्पायरेशन के नतीजे में ये बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाता है और तोड़कर इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अगला एमसीक्यूज बिल्कुल इसी तरीके का है और उसमें आपसे एनाबॉलिक प्रोसेस का पूछा जा रहा है कि विच वन इज द एनाबॉलिक प्रोसेस, रिस्पायरेशन, गैसेस एक्सचेंज, ब्रीथिंग या फोटोसिंथेसिस। तो वही बात, गैसेस एक्सचेंज और ब्रीथिंग बायोमैकेनिकल प्रोसेस है, जबकि रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेस है। अब इनमें रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक है और फोटोसिंथेसिस एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगला एमसीक्यूज, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है, रिलीज मतलब बाहर आ रही है, निकल रही है, फालतू बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज होती है और ऑक्सीजन गैस बनकर बाहर आती है, रिलीज होती है, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट होता है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब आपको बताना है रिस्पायरेशन में कौन सी गैस निकलती है। फोटोसिंथेसिस में कौन सी निकल रही थी, ऑक्सीजन, जबकि रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का अपोजिट होता है, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ईच स्टोमा इज फॉर्म बाय। तो जो लीफ में छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं, एक स्टोमेटा को आप स्टोमा कहते हैं, यानी सिंगुलर स्टोमा कहलाता है। एक स्टोमेटा किन से बना हुआ होता है, वन गार्ड सेल से, दो गार्ड सेल से, तीन गार्ड सेल से या चार गार्ड सेल से। तो ये हमने पढ़ा कि स्टोमेटा जो है वो दो गार्ड सेल से बना हुआ होता है। हर एक स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स आपको मिलते हैं। द माइन्यूट ओपनिंग्स थ्रू विच लीव परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज आर कॉल्ड। वो छोटे छोटे सुराख जिनके जरिए लीव जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, वो गैस एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, लेंटिकल्स, रूट हेयर्स, स्टोमेटा या ट्यूब्स। तो लीव में जो छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं, जो दो गार्ड सेल से मिलकर बनता है। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन डैश ऑफ लीव। स्टोमेटा जो है वो लीव की किस चीज में मौजूद होते हैं, लीव के जो कॉर्टेक्स के जो टिश्यूज होते हैं वहाँ मौजूद होते हैं। लीव में मौजूद जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं। लीव में जो एपिडर्मस होता है उनमें मौजूद होते हैं, या लीव के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं उसमें मौजूद होते हैं। तो लीव में कॉर्टेक्स होते नहीं है। एपिडर्मस किनारों वाली सरफेस होती है, उनके सेल्स को हम एपिडर्मस कहते हैं। मीजोफिल वो सेल्स होते हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना होता है, और वैस्कुलर बंडल्स में आते हैं जाइलम और फ्लोएम। सब लीव के जो किनारे वाले सेल हैं यानी एपिडर्मस है, उनमें होते हैं स्टोमेटा। करेक्ट आंसर हुआ एपिडर्मस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टोमेटा। नीचे जो चार स्टेटमेंट दी जा रही हैं उनमें से स्टोमेटा के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कि उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, उनकी जो अंदरूनी अंदर की तरफ वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, जो उनकी आउटर वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, या ये तीनों, ऑल ऑफ दिस मतलब ये तीनों। तो स्टोमेटा में क्लोरोफिल होता है, वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये बात भी सही है कि उनकी जो अंदरूनी इंटरनल वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं, और ये बात भी सही है कि उनकी जो आउटर वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यानी करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग। स्टोमेटा जो है खुले रहते हैं कब, रात में, दिन में, डे एंड नाइट यानी दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा को लाइट जो है वो इनको खोलती है, लाइट की वजह से, क्योंकि स्टोमेटा को अभी मैंने आपको पिछले एमसीक्यूज में बताया कि स्टोमेटा में क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो लाइट की वजह से इन क्लोरोफिल या स्टोमेटा के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो ये जो स्टोमेटा होते हैं, लाइट की मदद से इनमें मौजूद जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं,
और उन्हीं फोटोसिंथेसिस की वजह से ये खुले हुए होते हैं। सो सिर्फ दिन में ये खुले हुए होते हैं, रात में ये बंद होते हैं, तो करेक्ट आंसर है डे। नेक्स्ट एमसीक्यूज, वुडी स्टेम और जो मैच्योर रूट्स होती हैं उनमें गैस एक्सचेंज किस चीज़ से होता है? ये भी आपको पढ़ाया गया, जनरल बॉडी सरफेस, स्टोमेटा, लेंटिकल्स या नन ऑफ दिस। तो जो वुड स्टेम्स होते हैं इनमें लेंटिकल्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, ग्लॉटस कंटेन्स अ वॉल कॉल्ड डैश विच कवर्स द ग्लॉटस ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ फूड। जब हम खाने को फूड को निगल रहे होते हैं, इंसान की बात हो रही है, इंसान जब खाने को निगल रहा होता है तो ग्लॉटस जो है वो किस चीज़ से कवर हो जाता है? ग्लॉटस कहते हैं लैरिंक्स की ओपनिंग को, लैरिंक्स का जो स्टार्टिंग पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड ग्लॉटस। तो जब हम फूड को निगलते हैं तो ग्लॉटस किस चीज़ से कवर होता है? एपिग्लॉटस से कवर हो जाता है, फेरिंक्स से, इंटरनल नोस्ट्रिल से या लैरिंक्स से? तो इसका करेक्ट आंसर है वो एपिग्लोटस। एपिग्लोटस से ये कवर हो जाता है ग्लॉटस। नेक्स्ट एमसीक्यू, दे आर द साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। ह्यूमन में गैसेस एक्सचेंज किस जगह हो रही होती है? लंग्स में, ब्रोंकस में, एल्विलर डक्ट में या एल्विलाई में? तो ह्यूमन के अंदर रिस्पायरेटरी सरफेस, ह्यूमन के अंदर वो जगह जहाँ से गैस एक्सचेंज हो रही हो, एल्विलाई कहलाती है। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह बाकी एमसीक्यूज को नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।